Hello everybody, welcome to our channel Simply Notes. Today we are going to study leadership styles. Our previous video was on leadership and leadership theories. इस वीडियो में हम leadership styles study करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अलग अलग लीडर्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं या एक्ट करते हैं, जिन्हें हम लीडरशिप स्टाइल्स कहते हैं. सो लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब है पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो एक लीडर एडॉप्ट करता है अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. और ये जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है लीडर की स्किल्स, उसके एटीट्यूड और लीडर की फिलॉसफी पर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स हैं और कोई एक ऐसा स्टाइल नहीं है जो हर सिचुएशन में यूज़ हो पाए. अलग अलग थ्योरीज या अलग अलग मॉडल्स हैं जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को एक्सप्लेन करते हैं. इन स्टाइल्स को हम दो डिफरेंट अप्रोचेस के अंडर स्टडी करेंगे, बिहेवियरल अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच. सबसे पहले जो बिहेवियरल अप्रोच के अंडर स्टाइल्स आते हैं उन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज पावर ओरिएंटेशन अप्रोच, जो कि बेस्ड है डिग्री ऑफ अथॉरिटी के ऊपर. मतलब लीडर के पास कितनी अथॉरिटी है और वो उस अथॉरिटी को या पावर को कैसे यूज़ करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. बेस्ड ऑन दिस डिग्री ऑफ पावर और अथॉरिटी देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी कहते हैं, डायरेक्टिव और मोनोथेटिक स्टाइल भी कहते हैं. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लीडर के पास होती है. तो जो फॉलोअर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में. मैनेजर डिसीजन लेता है और सबॉर्डिनेट्स को उस डिसीजन के बेसिस पर एक्ट करना होता है. सो दे हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू इवन इफ दे डू नॉट एग्री विद द लीडर. The subordinates feel insecure and afraid because they are not informed prior to taking decision. तो हमेशा ये डर होता है कि लीडर कब क्या डिसीजन ले ले और उन्हें वो मानना पड़ेगा. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में भी 3 कैटेगरीज हैं. स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट, जहाँ पर लीडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. हेयर अ लीडर इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट्स बिहेवियर थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन लाइक थ्रू पनिशमेंट एंड डेवलपिंग फियर. बेनेवलेंट ऑटोक्रेट, here also the decision making power is with leader but the motivation style is positive, where he motivates with reward or incentives or by using praise and pats on the back to win the loyalty of the subordinates. Next is incompetent autocrat. So जब एक लीडर में नेसेसरी स्किल्स नहीं होते हैं या वो एक्सपर्ट नहीं होता है या सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है किसी टास्क से रिलेटेड, देन ही अडॉप्ट इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेट स्टाइल वेयर ही हाइड्स हिज इनकॉम्पिटेंस बाय नॉट डिस्कसिंग विद द सबॉर्डिनेट्स और बाय नॉट इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो ही विल बी हार्श, he'll act like a dictator. So this was autocratic leadership. Next style जो है power orientation के अंडर वो है participative leadership. As the name itself says, in this style of leadership, the group members also participates in the process of decision making. This style is called as democratic leadership और कंसल्टेटिव और आइडियोग्राफिक लीडरशिप. सो जो भी गोल्स सेट किए जाते हैं और जो भी रिजल्ट होता है उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जहां ऑटोक्रेटिक स्टाइल में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल में डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है. हालांकि डिसीजंस लीडर ही लेता है बट ग्रुप मेंबर्स से कंसल्ट करने के बाद. Subordinates have considerable और reasonable freedom of action. इस तरह के लीडर्स अपने ग्रुप मेंबर्स को एनकरेज करते हैं ताकि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पाएँ और ग्रुप मेंबर्स के बीच में वार्म, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड हो पाए. नेक्स्ट स्टाइल अंडर पावर ओरिएंटेशन इज फ्री रेन लीडरशिप और लेसे फेयर. इसमें क्या होता है, लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं. लीडर सबॉर्डिनेट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं like information, materials and facilities, and rest of the work is done by the subordinates. So it helps subordinates to develop themselves as independent personality. It gives them the chance to prove their caliber, their potential, and it also encourages self-motivation, self-control and self-discipline. So this was power orientation approach. Next model based on behavioral approach is leadership continuum model given by Tenenbaum and Schmidt.
They have depicted a broad range of styles on a continuum moving from authoritarian leadership behavior at one end to free rein behavior at the other end as shown in the figure. So बहुत सारे alternate ways हैं from autocratic to free rein जो कि leader अपने behavior में show करता है. अगर हम spectrum के extreme left में देखें तो जो focus है leader पर है, उसके क्या interests हैं, वो कैसे चीज़ों को देखता है और वो कैसे feel करता है. और जैसे जैसे हम spectrum के right side में move करते हैं वैसे वैसे focus जो है वो employees के interest पर, उनकी feelings पर होता है. जो left side है वहाँ पर कंट्रोल मैनेजर के हैंड में है और जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे मैनेजर कंट्रोल रिलीज करता है. लेट्स हैव अ लुक एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द स्पेक्ट्रम. एक्सट्रीम लेफ्ट में जो पॉइंट है, here manager adopts complete authoritarian style where he makes decision and announces it. He is not bothered about what the employees will think about his decision. In next style, manager or leader acts like a diplomat. जहाँ पर वो सबॉर्डिनेट्स को परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं कि उसने जो डिसीजन लिया है उसमें सबका फ़ायदा है और सबकी नीड्स और एस्पिरेशन को कंसीडर करते हुए ये डिसीजन लिया गया है. सो मैनेजर सेल्स हिज डिसीजन स्टिल बीइंग एन ऑटोक्रेट और dictator where he does not listen to or consider others' ideas, but he convinces them that whatever decision has been taken is good for all. Third point is where manager has made the decision, he has presented the ideas to the subordinates and now he asks for any questions or doubts to clarify so that the leader can make them understand what he is trying to achieve or accomplish. Fourth point is where the manager presents provisional or tentative decision which can be changed. सो एक टेम्पररी डिसीजन अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स के हिसाब से लीडर लेता है और फिर वो सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करता है, उनके रिएक्शंस नोटिस करता है कि सबॉर्डिनेट्स उस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है. फिफ्थ पॉइंट है जहाँ पर मैनेजर प्रॉब्लम डिस्कस करता है सबॉर्डिनेट्स के साथ, उनके आइडियाज़, उनके सजेशंस सुनता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है. बट स्टिल फाइनल डिसीजन लीडर का ही होता है, वो उसकी मर्जी होती है कि उन सजेशंस को मानना है या नहीं. सिक्स पॉइंट इज वेयर मैनेजर प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम एंड लेट द ग्रुप मेक अ डिसीजन ईदर बाय कंसेंसस और मेजॉरिटी वोट. सेवन पॉइंट इज जहाँ पर लीडर ग्रुप को राइट दे देता है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन लें, बस उनके लिए लिमिट्स और बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि दीज आर दी रिसोर्सेज, दिस मच टाइम वी हैव, सो एम्प्लॉयज़ देखें कि टास्क कैसे कंप्लीट करना है. इन सभी में से कौन सा बिहेवियर मैनेजर को अडॉप्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है थ्री फैक्टर्स या फोर्सेस पर. फर्स्टली फोकस ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर का वैल्यू सिस्टम, हिज कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन हिज सबॉर्डिनेट्स, his own preference of leadership styles and the way the manager can handle certain situations. Secondly, forces and subordinates. How much freedom subordinates want, how much responsibility they can take, how much they can tolerate uncertainty, how much knowledge and experience they have to deal with problems. Thirdly, forces and situation, the time factor, the problem itself, the type of organization, etc. A successful leader is one who is aware of these factors or forces which are more relevant to his behavior at any time. He understands himself, the individuals and the group he is dealing with, and the organization and the broader social environment in which he operates. Next approach or model in the behavioral approach is the Likert management system. लीडर के behavior को, styles को समझने के लिए रेंसिस लिकर्ट और उनके एसोसिएट्स ने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की जिससे एक न्यू अप्रोच, एक न्यू थियोरी निकल कर आई जिसे हम लिकर्ट्स 4 systems of management भी कहते हैं. According to this approach, there are 4 systems or leadership styles based on 3 variables. First is exploitative autocrat style. The manager who operates under system 1 is very authoritarian and actually tries to exploit subordinates. Manager has no confidence or trust in subordinates. Subordinates do not share their feeling with superiors. They do not feel free to discuss about their problems or the problems they are facing while performing various tasks. Manager किसी भी तरह के ideas या opinions accept नहीं करते हैं from their subordinates. Next is benevolent autocratic style. This is also an authoritarian style, but the manager operates in paternalistic manner. There is some delegation of control and decision making to the middle and lower levels and application of rewards and actual potential punishment as a measure to motivate employees.
Next is participative style. In this style, leader has some amount of confidence and trust in his subordinates. Superiors prefer to get ideas and opinions of their subordinates. Subordinates feel free to discuss things. Motivation is by reward and occasional punishment. Next is democratic style. Democratic style में जो लीडर है या मैनेजर है उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है सबॉर्डिनेट्स पर, पूरा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर सबॉर्डिनेट्स के पास होती है. मोटिवेशन इज बाय रिवॉर्ड बट आफ्टर कंसल्टिंग सबॉर्डिनेट्स. According to Rensis Likert, if system 1 is adopted, it will decrease the productivity and effectiveness. And system 4 is the one which results in high productivity and effectiveness. Next is employee production orientation. The Bureau of Research at Ohio State University conducted some studies on leadership. Based on these studies, 2 dimensions of leadership behavior were identified: initiating structure and consideration. There are 2 models of behavior of leader. One is structure, or we can say task oriented, where he defines the work of subordinates and expects the goals of organization to be fulfilled. Second is consideration. So here the leader is employee oriented. Here the behavior of leader shows friendship. There is mutual trust. There is warmth in the relation between the leader and his team members. It was found through research studies that both the dimensions, initiating structure and consideration, are 2 separate distinct dimensions and not mutually exclusive. मतलब दोनों dimensions independent हैं. अगर एक dimension में कोई high score achieve करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरी dimension में score low हो. Thus, leadership behavior can be plotted on 2 separate axes rather than on single continuum. So there are 4 quadrants as shown in the figure. X-axis represents initiating structure and Y-axis represents consideration. Here it is low and here it is high. अब इस quadrant में हम different combinations देख सकते हैं initiating structure के and consideration के. So ये manager पर depend करता है कि वो कौन सा structure adopt करता है. So जहाँ employees के लिए high consideration था and there was low consideration for structure, there the performance was poor. और जहाँ employees पर focus कम था और टास्क पर ज़्यादा था, देयर वॉज मोर एब्सेंटिज्म एंड मोर ग्रीवियंसेस. और जहाँ एम्प्लॉयज़ पर फोकस कम था और टास्क पर ज़्यादा था, देयर वॉज मोर एब्सेंटिज्म एंड मोर ग्रीवियंसेस. The Ohio State study suggested that the high style मतलब high score on initiating structure and high score on consideration resulted in positive outcome. Almost at the same time, studies were conducted at University of Michigan, USA regarding the leadership behavior. And the group of researchers or scholars identified 2 concepts or dimensions of leadership behavior: employee-oriented and production-oriented. Employee-oriented leaders होते हैं जिनका फोकस अपने employees पर, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स पर और रिलेशनशिप्स पर होता है. प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स वो होते हैं जिनका फोकस टेक्निकल एस्पेक्ट पर होता है. दे ट्रीट एम्प्लॉयज़ एज टूल्स फॉर अकम्प्लिशिंग द जॉब्स. ये डायमेंशंस जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डायमेंशंस दी थी उससे रिलेटेड है, जहां एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप इज सिमिलर टू कंसिडरेशन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप इज सिमिलर टू इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. Next approach, which is one of the most widely known approaches of leadership styles, is the managerial grid developed by Blake and Mouton. Managerial grid, also known as leadership grid, 2-dimensional representation है leadership styles की, and these styles are based on 2 factors: task oriented or concern for production, and relation oriented or concern for people, which we have also studied in Ohio State studies and studies conducted by University of Michigan. However, there is one basic difference between the 2, managerial grid and the model given by Ohio State University. In managerial grid, concern for is predisposition about something or an attitudinal model that measures the predisposition of a manager. मतलब manager का झुकाव या liking किस तरफ है. While Ohio State framework tends to be a behavioral model that examines how leaders' actions are perceived by others. दूसरे लीडर को कैसे देखते हैं या समझते हैं. Here the concern for production means the attitude of superiors towards quality of policy decisions, procedures and processes, creativeness of research, staff service and their efficiency of work and production output.
Concern for people means personal commitment to complete a job for which one is responsible and to satisfy interpersonal relations. इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर 5 लीडरशिप स्टाइल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं: इम्पावरिस्ट, कंट्री क्लब, टीम मैनेजमेंट, task management and middle road. The grid has 9 possible positions along each axis, creating 81 different positions in which the leader's style may fall. Let's study these 5 basic styles. 1 or impoverished manager is one who has minimum concern for people and production. The leader has no intention for increasing production and also ignores human relationships. 1 or country club manager is one who has high concern for people but low concern for production. Leader pay more attention to the welfare of the people and creates a comfortable organizational atmosphere. 5 or middle road style, where manager has moderate concern for both people and production. The manager tries to balance the competing goals of the company and the needs of the workers. Then there is 9-1 or task manager style, where manager has high concern for production but very little concern for people. The leader shows rigid attitude towards employees to get high level of production. Same as autocratic style. 9-9 or team manager means high concern for people and production. This 9-9 style is considered best style of the management. In this style, employees are taken into full confidence and are motivated to produce at their highest capacity. Managerial grid serves as a useful framework for leadership training and for identifying various combinations of leadership styles. But these 5 styles of managerial grid do not indicate why a manager chooses one part of the grid than the other. Next model that we are going to study is tri-dimensional grid. Bill Redden, who was a British professor and management behavioralist, उन्होंने एक 3-dimensional grid develop किया, also known as 3D management, taking ideas from managerial grid. उन्होंने टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में एक और डायमेंशन ऐड कर दिया, विच वॉज अफेक्टिवनेस. टास्क ओरिएंटेशन मीन्स एक्सटेंट ऑफ कंसर्न दैट द लीडर हैज़ फॉर द टास्क. कैसे मैनेजर डायरेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को गोल्स अचीव करने के लिए. इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सभी फंक्शंस आते हैं. रिलेशन ओरिएंटेशन मतलब एक्सटेंट ऑफ कंसर्न दैट लीडर हैज़ फॉर द नीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड. उसके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं सबॉर्डिनेट्स के साथ, जो कि डिपेंड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट पर, रिस्पेक्ट पर, कितनी इंपॉर्टेंस वो देता है सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज़ को, उनकी फीलिंग्स को. देन थर्ड डायमेंशन इज इफेक्टिवनेस, विच मीन्स एक्सटेंट टू विच अ मैनेजर इज सक्सेसफुल इन हिज पोजीशन. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लीडर जो भी स्टाइल अडॉप्ट करता है वो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर सूटेबल है, एप्ट है, तो दैट मीन्स लीडर इज इफेक्टिव. और अगर वो स्टाइल उस सिचुएशन के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है, देन द लीडर और लीडरशिप स्टाइल इज इनइफेक्टिव. दस द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स डिपेंड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द बिहेवियर to the situation or environment in which it is exercised or used. So जो भी styles हैं, चाहे टास्क ओरिएंटेशन और रिलेशन ओरिएंटेशन और दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके बेसिस पर 4 स्टाइल्स निकल कर आते हैं which represents 4 basic types of behavior. First is related manager. Related manager is one who has high relationship orientation and low task orientation. अब क्योंकि इनका फोकस ज़्यादा रिलेशनशिप पर होता है, so they enjoy team based cooperative working. वो स्टाफ को डायरेक्ट या डिक्टेट नहीं करते बट उन्हें फ्रीडम देते हैं. सेकेंड इज सेपरेटेड मैनेजर हु हैज़ लो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स बोथ द रिलेशनशिप्स एज वेल एज टुवर्ड्स टास्क. A separated manager focus on correcting deviations from the norm. वो rules and policies formulate करते हैं और उनको impose करते हैं. Third is integrated style where a manager has high relationship orientation and high task orientation. उनके लिए रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और गोल अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है. सो दे डेवलप टीम वर्क एंड इन्वॉल्व पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद 2-way कम्युनिकेशन. फोर्थ इज डेडिकेटेड लीडर हु हैज़ लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन बट हाई टास्क ओरिएंटेशन. ही इज़ ट्रूली कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट्स ऑफ द टास्क एंड उनका फोकस होता है प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे इम्प्रूव करें, और वो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तक ही रखना पसंद करते हैं, अलाउइंग देम टू dictate roles and requirements to others.
सो ये 4 स्टाइल्स हैं जो किसी सिचुएशन में इफेक्टिव होंगे और किसी और सिचुएशन में नहीं होंगे। तो इन बेसिक स्टाइल्स के बेसिस पर 8 स्टाइल्स या 8 कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं जो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पर। As we can see in the diagram, there are less effective styles and there are more effective styles. Let's study these one by one, starting with less effective styles. First style is deserter. Deserter leadership styles is uninvolved and passive. वो ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी। ही वर्क्स टू रूल एंड बिलीव्स इन मिनिमम आउटपुट। ही हैज बोथ लो टास्क एंड लो पीपल ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टाइल इज मिशनरी। दिस काइंड ऑफ लीडर वांट्स टू कीप द सबॉर्डिनेट्स हैप्पी। ही हैज मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। उसके लिए रिलेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। He wants to maintain harmony with superiors, subordinates, colleagues. वो conflicts avoid करता है, वो initiative नहीं लेते, as he believes in easy life. Third is autocrat, जिनके लिए relations important नहीं होते, but task, results और goal achievement ज़्यादा important होती है. Such leaders shows no confidence in others and keep decisions and controls to themselves only. He has more task orientation. Fourth is compromiser with both task orientation and relationship orientation. But he uses both in those situations which doesn't require high orientation of both of these task and relationship. इसलिए ये ineffective leadership style है. Compromiser style leader is a poor decision maker who is over influenced by the pressure of work, who minimizes immediate pressures and problems. So these were 4 ineffective styles. अब बात करते हैं 4 effective styles की. First is bureaucrat, जिनका फोकस होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। ही हैज़ लेस टास्क एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। सेकेंड इज डेवलपर। Developer leadership style trusts people and is concerned with developing them as individuals. Such leaders have high relationship orientation and less task orientation. Third is benevolent autocrat. High task and less people oriented. So ये टास्क मास्टर्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करना। ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स टैकल करना जानते हैं, बट ह्यूमन रिलेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स डील करने का इनमें पेशेंस नहीं होता। दे कीप इन टच विद सबॉर्डिनेट्स, इंस्ट्रक्ट देम, आंसर देयर क्वेश्चंस एंड हेल्प देम विद ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। हाई टास्क, हाई पीपल ओरिएंटेशन। सच लीडर्स फॉलो टीम अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये कम्युनिकेट करते हैं सबॉर्डिनेट्स के साथ, उनसे आइडियाज़ लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। 3 डायमेंशनल मॉडल ये सजेस्ट करता है कि एक लीडर एक से ज़्यादा स्टाइल यूज़ कर सकता है और कोई एक स्टाइल सभी सिचुएशंस के लिए सूटेबल या अप्रोप्रिएट नहीं है। Though there could be one predominant leadership style as a whole for one person, but he or she cannot stick on to a particular leadership style always. Switching between the leadership styles is necessary in different projects or management situations to achieve success. अभी जितने भी मॉडल्स हमने स्टडी किए हैं वो बिहेवियरल अप्रोच पर बेस्ड थे। अब हम स्टडी करेंगे सिचुएशनल अप्रोच पर बेस्ड मॉडल्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फिडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल. This model was given by Fred Fiedler and is based on the belief that leadership effectiveness is situational. मतलब लीडर के सिचुएशन में कौन सा स्टाइल ऑप्ट कर रहा है। So 3 elements हैं इस मॉडल में: लीडरशिप स्टाइल्स, situational variables and their interrelationship. Leadership styles which can be task directed style or human relation style. Task directed style is concerned with achievement of task performance and human relation style is concerned with achievement of good interpersonal relations. Then there are situational variables. So once an individual's basic leadership style has been assessed, it is necessary to match the style with the situation. Fiedler has identified 3 contingency dimensions that define the key situational factors that determine leadership effectiveness. These are leader's position, task structure, leader-member relations. Leader's position मतलब लीडर किस पोजीशन पर है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पोजीशन से पावर आती है। अगर वो हायर पोजीशन पर है तो उसके पास ज़्यादा पावर होगी, अथॉरिटी होगी और वो अच्छे से सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। नेक्स्ट इज टास्क स्ट्रक्चर. टास्क स्ट्रक्चर मीन्स कि क्या टास्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोसीजर है या क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने हैं और कैसे एक टास्क दूसरे टास्क से रिलेटेड है। अगर इसकी समझ होगी तभी कोई अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज लीडर मेंबर रिलेशनशिप. द डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट द फॉलोअर्स हैव इन देयर लीडर.
फिडलर के अकॉर्डिंगली लीडर मेंबर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लीडर के लिए, क्योंकि ये लीडर के हाथ में होता है कि वो कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है अपने फॉलोअर्स के साथ। बाकी के दो फैक्टर्स लाइक लीडर्स पोजीशन एंड टास्क स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। सो दीज आर द सिचुएशनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है फेवरेबलनेस एंड अनफेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन। एक्सट्रीम लेफ्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगी जहाँ लीडर मेंबर रिलेशंस भी अच्छे हैं, टास्क स्ट्रक्चर हाई है और पोजीशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है। एंड द मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन विल बी वेयर द लीडर मेंबर रिलेशन इज पुअर, टास्क स्ट्रक्चर इज लो एंड द पोजीशन पावर इज वीक. Altogether, by mixing the three contingency dimensions, there are potentially 8 different situations or categories in which leaders could find themselves. Now, in this model, we have studied the types of leadership styles and the situation variables. Now, we will study the relation between both. Leaders act differently in different situations. Task-directed leadership are more effective in highly favorable, that is point 1, 2, 3. And highly unfavorable situations 7, 8, whereas relationship orientation leaders are more effective in situations of intermediate favorableness, that is point 4, 5 and 6. So Fiedler के accordingly no leadership style is appropriate for all situations. Therefore, there is nothing like the best style. The managers can adopt the leadership styles according to the requirements of the situations. Fiedler says that if we wish to increase organizational and group effectiveness, we must learn not only how to train leaders more effectively, but also how to build an organizational environment in which the leader can perform well. Therefore, there is a need for matching leaders and job situations to achieve organizational effectiveness. So this was Fiedler's contingency model. Let's discuss the next model, that is Hersey-Blanchard's situational leadership model, which is also known as life cycle theory of leadership. This theory was given by Paul Hersey and Ken Blanchard. This approach to leadership suggests that there is need to match two key elements appropriately: leaders' leadership style and followers' maturity. Leaders' leadership styles जिसमें two main variables हैं, task behavior and relationship behavior. टास्क बिहेवियर मतलब लीडर कितनी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस प्रोवाइड करता है या डायरेक्ट करता है फॉलोअर्स को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए. रिलेशनशिप बिहेवियर मीन्स कि लीडर कितना सोशियो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स को, कितना वो कंसर्न शो कर रहा है, कितना उनकी केयर करता है, कितना उनको एनकरेज करता है. इन दोनों वेरिएबल्स या डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन से 4 लीडरशिप स्टाइल्स निकल कर आते हैं. द लीडर हु हैज़ हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क बिहेवियर, द वन विद हाई रिलेशनशिप एंड हाई टास्क बिहेवियर, the one with low relationship and low task behavior, and the leader with low relationship and high task behavior. Next element is subordinates maturity. यहाँ maturity का मतलब है followers की ability and willingness. Ability here refers to the knowledge and skills of an individual to do the job and is called job maturity. Willingness refers to the psychological maturity. It means commitment and confidence of the individual. जो राइट लीडरशिप स्टाइल है वो डिपेंड करता है कि लीडर किस पर्सन या ग्रुप को लीड कर रहा है. जब इन दोनों कंपोनेंट्स को, दैट इज एबिलिटी एंड विलिंगनेस को कंबाइन करते हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस आते हैं. लो एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस मतलब लो मेच्योरिटी. लो एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस मतलब लो टू मॉडरेट मेच्योरिटी. हाई एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस मतलब मॉडरेट टू हाई मेच्योरिटी. देन हाई एबिलिटी एंड high willingness matlab high maturity. Now if we combine the two elements, leadership styles and maturity of the followers, we may arrive at 4 leadership styles, each being appropriate to a specific level of maturity. These styles are delegating style, participating style, selling style and telling style. Let's start with delegating style. Subordinates with high maturity, that is they have both ability and willingness to work and they hardly require any leadership support. उनके लिए delegating style suitable है. इस सिचुएशन में जो सबसे appropriate leadership style है वो है जहाँ लीडर लो टास्क बिहेवियर एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर शो करता है. तो लीडर ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है फॉलोअर्स को,
और उन्हें ज़रूरी सपोर्ट देता है, और फॉलोअर्स इंडिपेंडेंटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इज पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। सबॉर्डिनेट्स जिनमें मॉडरेट टू हाई मेच्योरिटी होती है, मतलब उनमें एबिलिटी तो है पर विलिंगनेस नहीं है, ऐसे सबॉर्डिनेट्स को हाई एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फोर्स चाहिए होती है। हेयर द लीडरशिप स्टाइल रिक्वायर्ड इज द वन विद लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप स्टाइल। थर्ड इज सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल वहाँ सुटेबल है जहाँ सबॉर्डिनेट्स में मॉडरेट मेच्योरिटी है, मतलब उनमें विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है। हेयर द सबॉर्डिनेट्स रिक्वायर बोथ सपोर्टिव एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर विच इज मार्क्ड बाय हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप बिहेवियर। Fourth is telling style. The leader with this style uses directive and authoritative approach. लीडर डिसीजन लेते हैं और एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं कि ये डिसीजन है और इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। सो द लीडर शोज लो रिलेशनशिप बिहेवियर एंड द सबॉर्डिनेट्स हैव लो मेच्योरिटी, मतलब ना तो उनमें एबिलिटी है और ना उनमें विलिंगनेस है। तो इस मॉडल में जैसे कि हमने देखा है, सबॉर्डिनेट्स की मेच्योरिटी लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है लीडरशिप बिहेवियर पर, एंड एज देयर इज चेंज इन मेच्योरिटी लेवल देयर मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन लीडरशिप बिहेवियर। नेक्स्ट मॉडल इज पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप। Path goal model was propounded by Robert House. According to him, it is based on a combination of situational leadership and Vroom's expectancy theory of motivation. बाकी सिचुएशनल थियरीज की तरह पाथ गोल मॉडल भी लीडरशिप इफेक्टिवनेस प्रिडिक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली लीडर का मेन फंक्शन है गोल्स सेट करना और सबॉर्डिनेट्स के साथ उन्हें क्लैरिफाई करना और उन्हें हेल्प करना बेस्ट पाथ और बेस्ट वे फाइंड आउट करने में गोल्स अचीव करने के लिए, एंड हेल्पिंग देम टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स टू देयर परफॉर्मेंस एंड नीड सेटिस्फेक्शन। और ये पाथ गोल प्रोसेस में लीडर 4 डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट करता है बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट सिचुएशनल वेरिएबल्स। वो 4 लीडरशिप स्टाइल्स क्या हैं? डायरेक्टिव लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। Directive leadership is where the leader gives subordinates specific orders and makes it clear what is expected of them. लीडर सबॉर्डिनेट्स को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं। तो बेसिकली वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेकेंड इज सपोर्टिव लीडरशिप। द लीडर शोज फ्रेंडली बिहेवियर टू द एम्प्लॉयज, ही शोज हिज कंसर्न फॉर देयर नीड्स एंड वेलफेयर, क्रिएट्स प्लेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये स्टाइल वहाँ यूज़ होता है जहाँ सबॉर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ लो होता है। थर्ड इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जहाँ सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट किया जाता है वर्क रिलेटेड मैटर्स पर डिसीजंस लेने के लिए। लीडर सबॉर्डिनेट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है और सबॉर्डिनेट्स से उनके ओपिनियंस, व्यूज़, सजेशंस, आइडियाज़ पूछता है। नेक्स्ट इज अचीवमेंट लीडरशिप। जब लीडर को पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने सबॉर्डिनेट्स की स्किल्स पर, एबिलिटी पर, तब वो उनके लिए चैलेंजिंग, डेयरिंग टास्क और गोल सेट करता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए और एक्सीलेंस अचीव कर पाए उस पर्टिकुलर टास्क में। तो ये थे 4 लीडरशिप स्टाइल्स अंडर पाथ गोल थियरी ऑफ लीडरशिप। नाउ लेट्स स्टडी दी 2 सिचुएशनल वेरिएबल्स जिनके ऊपर ये स्टाइल्स बेस्ड हैं। फर्स्ट इज सबॉर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड इज वर्क एनवायरनमेंट। सबॉर्डिनेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल, विच मीन्स परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इवेंट्स और देयर अचीवमेंट्स आर डिटर्मिन्ड बाय वंस ओन बिहेवियर, दैट इज इंटरनल कंट्रोल, और बाय आउटसाइड फोर्सेज लाइक अदर पीपल और फेट, दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। Second is willingness to accept influence of others. Third is self perceived task ability, मतलब एम्प्लॉय के पास एबिलिटी है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट सिचुएशनल वेरिएबल इज वर्क एनवायरनमेंट, मतलब नेचर ऑफ टास्क, यानी जॉब स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जॉब मीन्स व्हेन वर्क इज वेल documented and scheduled and when there is clear responsibility and authority, and unstructured tasks lack all these. नेक्स्ट इज फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, मतलब कितनी अथॉरिटी लीडर के पास है सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वर्क ग्रुप, मतलब एम्प्लॉय कौन से वर्क ग्रुप को बिलोंग करता है। सो कौन सा लीडरशिप स्टाइल कौन सी सिचुएशन में बेस्ट रहेगा वो इस टेबल में शो किया गया है। डायरेक्टिव लीडरशिप वहाँ सही है जहाँ अनस्ट्रक्चर्ड टास्क है। Where there is stressful or frustrating task, there supportive leadership is required. The leader's supportive behavior helps compensate for these adverse conditions. Participation leadership is useful to promote satisfaction on
non-repetitive tasks that allow for the ego involvement of subordinates. For example, on a challenging research project, participation of the employees will allow them to feel good about dealing with the challenges of the project on their own. For subordinates in ambiguous and non-repetitive jobs, achievement-oriented leadership is helpful. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं है जो सब सिचुएशंस में वर्क करे. ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल अप्रोप्रिएट रहेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. The path goal theory can best be thought of as a process in which leaders select specific behavior that are best suited to the employees' needs and the work environment so that they may best guide the employees through their paths in the obtainment of their daily work activities. So these were the major approaches and models concerning leadership styles. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस वीडियो पर डिटेल नोट्स चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.simplynotes.com. I've also shared the link of the website in the description box. Thank you for watching.